तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में और जानेंगे कि विश्व में कहां कहां पर कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली ज्वालामुखी होता कैसे है और किस प्रकार ये पृथ्वी के धरातल के गर्भ से निकल करके बहुत भारी मात्रा में तबाही मचाती है। देखिए अगर गौर किया जाए तो ज्वालामुखी जो है ये मुख्य रूप से 3 रूप में पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी में। यदि देखा जाए तो यह इसका जो 3 रूप है, जिसमें सबसे पहले जो है जीवित ज्वालामुखी, जिसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। जागृत अर्थात जो अभी भी एक्टिव है और जिससे लगातार बोल सकते हैं मेग्मा बाहर निकलती जा रही है। उसके बाद जो दूसरा ज्वालामुखी है वो है सुषुप्त ज्वालामुखी, अर्थात यह ज्वालामुखी कभी भी उद्गार हो सकती है। ऐसे तो ये सामान्यतः शांत है, मतलब कि ये अभी इससे कोई भी तरह का मेग्मा या किसी भी प्रकार की ये हलचल नहीं करती है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार की जो ज्वालामुखी होती हैं वो आने वाले भविष्य में कभी भी फिर से जागृत हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई बच्चा सोया हुआ है तो कभी भी वो उठ सकता है। उसी तरह ये ज्वालामुखी होती है जो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, वो कभी भी जागृत हो सकता है। और तीसरा जो ज्वालामुखी है वो है मृत ज्वालामुखी, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसका खत्म हुए, जिससे कभी भी अब कोई भी तरह का बोल सकते हैं मेग्मा का अंश नहीं निकलेगा, या जो पूरी तरह शांत हो गया, या ये कह सकते हैं कि ऐसे ज्वालामुखी जिसके ऊपर झील या फिर बोल सकते हैं वर्षा का जल संग्रह होता है, वो सभी मृत ज्वालामुखी के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए ये तीनों जो ज्वालामुखी होती हैं इनका जो रोल है हमारे पृथ्वी के अलग अलग भागों में देखा जाता है। पृथ्वी के जितने भी महादेश हैं उन महाद्वीपों और देशों में हमें ये ज्वालामुखी मिल जाते हैं। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली में ये ज्वालामुखी बनते कैसे हैं। देखिए आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी का जो धरातल वाला भाग है ये प्लेट से बने हुए हैं, अर्थात पृथ्वी का जो निचला स्तर है उसमें बोल सकते हैं बहुत सारी प्लेट्स हैं। और यही प्लेट्स जो होती हैं जब टूटते हैं या जब इनमें एक दबाव के कारण इनका बिखराव होता है, इनका टुकड़ा होता है, तो उन छिद्रों से, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है 2 प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स जब अलग होती हैं किसी निचले दबाव से तो उनसे जो गर्म पदार्थ निकलता है वही मेग्मा होता है। और ये गर्म पदार्थ जो होता है इसका तापमान 9000 से 15000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। ये इतना गर्म होता है कि इसमें पत्थर भी पिघल जाते हैं। इसलिए यह ज्वालामुखी जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि यह भयावह स्थिति ले लेता है। अब यदि हम लोग गौर करते हैं, जब पृथ्वी के मेटल के एटमॉस्फेयर से, या इसको आप बोल सकते हैं एस्थेनोस्फेयर नामक स्थान से, मेटल का जो बोल सकते हैं स्थान है जिसमें हम लोग का पृथ्वी का धरातल का क्षेत्र आता है, वहाँ से जब भारी मात्रा में मेग्मा जो है वो प्लेट्स को चीरते हुए जमीन के बाहर निकलती हैं, वहाँ से ज्वालामुखी का बनना शुरू होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट गौर करने की बात यह है कि ये ज्वालामुखी किन क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं। यदि गौर किया जाए तो ज्वालामुखी जो है वैसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर ज़मीनी सतह काफ़ी पतली होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके शरीर में कहीं भी पिंपल्स नहीं निकलते हैं, सिर्फ चेहरे को छोड़ करके, और आपका जो चेहरा है ये सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं प्लेन और सबसे पतला सतह होता है। आप अगर इसको 100 बार रगड़ दें तो आपके फेस में बहुत सारे बोल सकते हैं रिंकल्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें अपने चेहरे को, तो हमारा चेहरा जो है, चेहरे का जो स्किन है ये पूरे शरीर से सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कोमल बोल सकते हैं भाग होता है। बचपन में हम लोगों ने बहुत बार ऐसे खेल खेले थे जिसमें हमें भगवान दिखाया जाता था। दोस्त यारी में बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त का ग्रुप होता था जिसमें जो सबसे बोल सकते हैं लेल्हा लड़का होता था उसको बोलते थे कि तुम 100 बार यहाँ रगड़ो तुमको शिव जी दिखेंगे। तो जब हम लोग 100 बार रगड़ते थे तो क्या होता था, यहाँ पर दाग हो जाता था। उसी तरह सेम ये जो फेस है, यदि यहाँ पर कभी पिंपल्स आते हैं तो वो भाग थोड़ा फूल जाता है, लेकिन हाथ पाँव में वैसा नहीं देखने को मिलता है। हाँ, घाव होता है तब देखिएगा वो भाग फूल जाता है। उसी तरह ज़मीन का जो सबसे पतला सतह होता है, जिस तरह हमारे फेस का ये जो पतला सतह है, क्योंकि ये पूरा त्वचा जो है, पूरे शरीर में जो त्वचा का भाग है सबसे नॉर्मल और सबसे कोमल भाग जो है इसी को हम लोग मानते हैं, और यही होता है क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। इसीलिए इस पर बहुत तरह का क्रीम थोपा जाता है
और बाकी बॉडी में आप कड़वा तेल भी लगा लीजिए, चल जाएगा। तो उसी तरह जमीन का, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो काफ़ी सतह पतला हो जिसका, वहाँ पर ज़्यादा प्लेट्स खिसकते हैं। और वह सतह आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वह सतह हमें पर्वतीय भागों या फिर समुद्री भागों में देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में जहाँ पर प्रशांत महासागर का क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र वैसे ही सतह का क्षेत्र है, इसलिए प्रशांत महासागर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इसलिए प्रशांत महासागर के इन भागों को, अर्थात ये भाग और इन भागों को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर अर्थात अग्निवलय। यहाँ पर जो अग्निवलय होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर आप अंतरिक्ष से देखोगे तो आपको एक सर्कल का जैसा आकृति दिखेगा, जहाँ पर बहुत सारा ज्वालामुखी जो है उद्गार होता है। अब देखिए, जब प्लेट से मैग्मा जो है वो जमीन से बाहर निकलती है तो ये कुछ एक बोल सकते हैं कि कोन के आकार का अपना रूप तैयार करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे जमीन से मैग्मा निकलती है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये एक जमीन का क्षेत्र था और जैसे जमीन के क्षेत्र से मैग्मा बाहर निकलते गई, इसके ऊपर एक लेयर तैयार होते गया और ये लेयर जो था ये शंकु के आकार का बनते गया। शंकु अर्थात आप बोल सकते हैं जो 10 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें जोकर का टोपी होता है, फिर आपने मैथ में पढ़ा होगा शंकु क्या होता है, किस आकृति का होता है, तो उस आकृति का ये धीरे धीरे चेहरा लेने लगता है। तो इसे ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर ये ज्वालामुखी एक आकार को तैयार करते हैं। अब ज्वालामुखी जिस क्षेत्र से निकलता है, अर्थात जहाँ से ज्वालामुखी निकलना शुरू होता है, जहाँ से मैग्मा बाहर आता है, उस क्षेत्र को या उस स्थान को, यहाँ पर जो सबसे ऊपरी क्षेत्र में है, उस स्थान को क्रेटर कहते हैं। जहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकलता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तथा जब ज्वालामुखी जमीन के संपर्क में आती है, जब ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा जमीन के संपर्क में आती है, अर्थात जब तक वो जमीन के अंदर है, वो गर्म तरल पदार्थ जो अग्नेय सेलों का बना होता है। किन सेलों का? अग्नेय सेलों का। तो जब तक वो जमीन के अंदर है वो मैग्मा कहलाती है। जैसे ही वो जमीन के बाहर, या बोल सकते हैं जैसे ही वो बाहरी सतह में आता है, उसे हम लोग, यदि बाहरी सतह में आने के बाद ये जमीन के ऊपरी सतह के संपर्क में आती है, फिर से समझ लीजिए, यदि मैग्मा ज्वालामुखी से निकल करके जमीन के ऊपरी सतह के संपर्क में आएगी तो उसे लावा कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। लेकिन यदि यही मैग्मा जल के संपर्क में सीधा आती है, ना कि जमीन के सतह पर, जल के संपर्क में सीधा आती है, हम लोग टस कहते हैं। उसी तरह यदि यही मैग्मा जो है ये छोटे छोटे दाने के आकार का, या फिर आप बोल सकते हैं कि महीन रूप से मटर के दाने के बराबर के रूप में निर्मित होती है, तो इसे स्कोरिया कहा जाता है। तो इस तरह से जो ज्वालामुखी है जब मैग्मा को बाहर निकालती है तो उसका अलग अलग नामांकन होता है। जैसे जब ये ज्वालामुखी से मैग्मा सीधे जमीन के क्षेत्र में आती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग लावा कहते हैं, जो बाद में सूख करके जिप्सम का रूप ले लेती है। और यही मैग्मा यदि किसी जल के क्षेत्र में बाहर आती है तो उसे हम लोग टस कहते हैं। और यही मैग्मा यदि छोटे छोटे दानों के रूप में बाहर निकले, चाहे वो जमीन में निकले या जल में निकले, छोटे छोटे बोल सकते हैं मटर के दाने के बराबर में निकलता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्कोरिया कहते हैं। अब देखिए, ज्वालामुखी जिस प्रकार से तैयार होता है उसका क्षेत्र भी उसी प्रकार से कुछ बना होता है। तो इसके जो ऊपरी भाग है, यह जो ऊपरी भाग दिख रहा है आपको, इसको सिंडर कहा जाता है। ज्वालामुखी के पर्वत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? हम लोग सिंडर कहते हैं। तथा जिस नलिका से होकर के ज्वालामुखी बाहर आती है, यानी कि जिस मार्ग से होकर के, जमीन के जिस मार्ग से होकर के ज्वालामुखी ऊपर की ओर आती है, उस मार्ग को कई जगहों पर वेंट कहते हैं और ये निकासी मार्ग होता है। तथा यही निकासी मार्ग जो होता है वो लगातार परिवर्तन करते रहता है। मान लीजिए कि थोड़े समय के लिए ये ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकल रहा था वो अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ाना शुरू करता है, तो इसके नाम में लगातार बदलाव होता है। यदि हम लोग देखें तो देखिए, यहाँ जो ब्लू मार्क है, ये ब्लू मार्क ये दिखा रहा है कि यहाँ से जमीन से जो मैग्मा है वो धीरे धीरे एक छोर से ऊपर की ओर आ रहा है, और जिस तरह से इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा उसी तरह से इसका नाम भी क्या होता है? बदलता रहता है। लेकिन ज्वालामुखी के इस मार्ग को, जो मैग्मा का जो ये मार्ग है, जो निकास जिससे ये मैग्मा जो है वो जमीन के बाहर निकल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वेंट कहते हैं। लेकिन जब इसका आकार बढ़ जाता है
तो ये क्रेटर बन जाती है। क्रेटर अर्थात बोल सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल बढ़ करके थोड़ा ये चौड़ा हो जाता है और इसमें बहुत भारी मात्रा में मैग्मा को उगलना शुरू किया जाता है। यानी कि भूतल के जो परत है उससे बहुत भारी मात्रा में गर्म मैग्मा जो है वो बाहर आने लगती है। तब इस नलिका के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। जब यही क्रेटर और ज़्यादा मात्रा में लावा को बोल सकते हैं कि ज़मीन में देने लगती है और मैग्मा इस बहुत भारी मात्रा में निकलने लगता है, तो यह बोल सकते हैं काल्डेरा का निर्माण करती है। काल्डेरा अर्थात एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां पर जो बोल सकते हैं मैग्मा का जो द्वार होता है, जहां से मैग्मा जो है वो एक बोल सकते हैं निकास मार्ग से निकलती है, उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके क्षेत्रफल में धीरे धीरे फैलाव होता है और यही फैलाव जो है बाद में झील का रूप लेता है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि पहले ये एक वेंट रहता है, उसके बाद दूसरा जो रहता है वो क्रेटर रहता है और तीसरा जो है वो काल्डेरा का रूप रहता है। काल्डेरा अर्थात जहाँ पर मैग्मा जो है बहुत भारी मात्रा में निकलती है, बहुत भारी मात्रा में, और जिससे एक तरह से बोल सकते हैं कि जो ऊपरी क्षेत्र होता है वो झील का रूप या एक गड्ढे का रूप लेता है, जहाँ पर बाद में वर्षा के जल के द्वारा पानी भर जाता है और वो पानी जो होता है वो एक झील का निर्माण करता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी झील कहते हैं। देखिए, कई बार जो गर्म मैग्मा होता है जब ये ज़मीन की सतह से बाहर आती है उससे पहले इसे कई बार जल की सतहें स्पर्श करती हैं, और जब भी गर्म मैग्मा जो है जल की सतहों से स्पर्श होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ज़मीन है इसके आंतरिक भाग में बहुत जगह पर जल भी पाया जाता है, तो जहाँ पर भूमिगत जल होता है और इस जल के संपर्क में जब ये गर्म मैग्मा आती है तो ये बहुत भारी मात्रा में जल को गर्म कर देती है, जिससे H2O का वाष्पीकरण रूप हमें देखने को मिलता है और ये भी जो है इस क्रेटर से बाहर निकलता है। इसके साथ साथ कई तरह की गैस जैसे SO2 हो गया और कई प्रकार के बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव तरंगे भी जो होती है वो बाहर निकलती हैं। तो इस ज्वालामुखी से जब जल और मैग्मा का संपर्क होता है तो इस प्रक्रिया को गीजर कहा जाता है। गीजर आजकल तो हम लोग जानते हैं कि गीजर क्या है। गीजर एक ऐसा मशीन होता है जिसको हम लोग ठंड के दिनों में गर्म पानी करने के लिए उपयोग करते हैं और प्रायः ये बाथरूम्स में लगे होते हैं। तो बाथरूम्स में गर्म पानी के लिए हम लोग गीजर का यूज़ करते हैं, लेकिन वो गीजर वर्ड जो है वो यहीं से लिया गया है। अर्थात गीजर वो बोल सकते हैं प्रक्रिया होता है जब गर्म मैग्मा जो होता है जल की सतह के संपर्क में आता है और वो जल जो है वो गर्म होकर के भाप के रूप में या खौलते हुए रूप में इस क्रेटर से अर्थात ज्वालामुखी के सबसे ऊपरी भाग से जमीन की सतह पर आता है। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? गीजर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो था कि ये पूरा ज्वालामुखी का एक हम लोगों ने पूरा अच्छा से जान लिया कि एक्चुअली में ज्वालामुखी क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनके क्या क्या मुख्य भाग होते हैं। अब देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि ज्वालामुखी जो है वो कितने वर्षों तक कायम रह सकते हैं। देखिए, यदि गौर किया जाए तो ये ज्वालामुखी जो है ये कम से कम 1000 वर्षों तक अगर एक्टिव होता है तो 1000 वर्षों तक एक लगातार वो निकल सकता है। लेकिन इसके निकलने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कई प्रकार की ऐसी चीज़ों को भी छोड़ जाता है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। कि जिस प्रकार से ये ज्वालामुखी से मैग्मा बाद में लावा का निर्माण करके स्थिर हो जाती है और जब ये ज्वालामुखी धीरे धीरे जो होता है शांत होने लगता है तो ये जो लावा है वो धीरे धीरे जिप्सम का रूप लेती है और जिप्सम बहुत ही उपयोगी होता है हमारे लिए। आपको पता है कि जिप्सम क्या होता है? देखिए, जिप्सम एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। साथ ही साथ जिप्सम जो है बहुत ही कठोर धातु होता है या बोल सकते हैं बहुत कठोर पदार्थ होता है, जिससे हम लोग बहुत तरह के बोल सकते हैं कि सांचों को तैयार करने में या फिर कई प्रकार के औजारों को बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए, विश्व में सबसे अधिक जो है ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है वो इंडोनेशिया में होता है। इंडोनेशिया में लगभग 27 सक्रिय ज्वालामुखी हैं या कह सकते हैं 27 जीवित ज्वालामुखी हैं, इसलिए इंडोनेशिया को ज्वालामुखी का देश भी कहा जाता है। अब ये भी हम लोग को एक चीज़ जानना चाहिए कि पैसिफिक ओशन जहाँ पर रिंग ऑफ फायर का जो लेयर है वो क्यों इतना एक्टिव होता है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो काफ़ी पतले सतहों में हैं, इसलिए यहाँ पर जो जितने भी यूरेशियन प्लेट है या जितने भी बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इनका जो प्रेशर है वो लगातार इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यदि गौर करें तो
हम लोग यदि इन क्षेत्रों में आए जहाँ पर से बोल सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र शुरू होता है, तो हमें यहाँ पर सेंट हेलेंस और रेनियर ये दो सक्रिय ज्वालामुखी दिखते हैं जो अमेरिका या बोल सकते हैं अलास्का के क्षेत्र में आता है। उसके बाद ये दोनों क्षेत्र जो है ये काफ़ी बोल सकते हैं कि एक्टिव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्वालामुखी है वो लगभग 500 साल से भी पुराना है और ये विश्व की सबसे पुरानी ज्वालामुखी में से एक है। यदि हम लोग अमेरिका के ही अंतर्गत आए तो यहाँ पर हवाई द्वीप है जहाँ पर दो ज्वालामुखी बहुत सक्रिय हैं। ये दो ज्वालामुखी जो हैं जिनमें एक मेनालाओ और दूसरा जो है वो किलायू है। देखिए, किलायू को कई जगह किलामू भी कहा जाता है। ये ज्वालामुखी जो है ये विश्व की सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, यदि अब हम लोग साउथ अमेरिका के क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से 3 ज्वालामुखी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध रूप में मिलता है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 ज्वालामुखी है, जिसमें सबसे पहले जो है वो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। देखिए, ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है ये इक्वाडोर के क्षेत्र में आता है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 5897 मीटर है और ये विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा ऊंची ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। उसके जस्ट नीचे जो है वो ओजस डेल सलाडो है जो विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित बोल सकते हैं प्रथम श्रेणी में आने वाला ज्वालामुखी है और ये दोनों सक्रिय हैं। इन दोनों में अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिविटी दिखता है, दोनों में अभी भी उद्गार हो रहा है। और ये जो ओजस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी है इसकी कुल ऊंचाई जो है 6893 मीटर है। यह ज्वालामुखी चिली और अर्जेंटीना के सीमा में आता है और साथ ही साथ इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सबसे ऊंचाई पे स्थित है, क्योंकि इन क्षेत्रों में एंडीज पर्वत का भी क्षेत्र आता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। उसके जस्ट नीचे यदि हम लोग आएँ तो अकांगुआ जो ज्वालामुखी है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है, यह ज्वालामुखी पूरी तरह शांत है। तो विश्व की सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं ऊंचाई पर शांत स्थित कौन सी ज्वालामुखी है, तो उसका नाम है अकांगुआ। अब देखिए, यदि हम लोग आते हैं साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में तो हमें यहाँ पर 2 ज्वालामुखी का जो केंद्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है, जिसमें पहला है कैमरून का ज्वालामुखी। ये पूरी तरह सक्रिय है और साउथ अफ्रीका का सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं एक्टिव ज्वालामुखी के रूप में यहाँ प्रख्यात है। उसी तरह यदि हम लोग तंजानिया के क्षेत्र में जाए तो वहाँ किलिमंजारो जो केंद्र है एक सुषुप्त या बोल सकते हैं पूरी तरह शांत। देखिए, सुषुप्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये ज्वालामुखी आने वाले 50-60 साल में दोबारा एक्टिव हो सकता है, लेकिन 70% जो वैज्ञानिक है उनका यह कहना है कि ये पूरी तरह मृत है, पूरी तरह शांत है और इन फ्यूचर में इसके साथ कोई भी ऐसा एक्टिविटी होने वाला नहीं है। तो किलिमंजारो को हम शांत ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। अब जस्ट हम ऊपर जाते हैं तो हमें यूरोप का क्षेत्र दिखता है और यूरोप के क्षेत्र में बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ ज्वालामुखीज हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो स्ट्रम्बोली का है। देखिए, स्ट्रम्बोली एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसे लाइट हाउस भी कहा जाता है। देखिए, लाइट हाउस कहने का कारण ये है क्योंकि ये भूमध्य सागर के बिल्कुल करीब में है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इतना ज़्यादा सक्रिय है कि यहाँ पर हर 2-2 मिनट में ब्लास्ट होते रहते हैं। मतलब इस ज्वालामुखी से इतना ज़्यादा मात्रा में ब्लास्टिंग होता है, इतना ज़्यादा मात्रा में आग का निर्माण होता है कि यहाँ पर जो समुद्री क्षेत्र है ये लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी तरह प्रकाशित रहता है इसके ब्लास्टिंग से। जिस तरह हम लोग पटाखा फोड़ते हैं, जिस तरह हम लोग आग लगाते हैं तो किस तरह लाइट फैलता है रात को, उसी तरह ये जो क्षेत्र है अर्थात जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है वहाँ पर स्ट्रम्बोली जो ज्वालामुखी है ये इतना ज़्यादा एक्टिव है कि हर 2 से 3 मिनट में यहाँ पर ब्लास्टिंग होते रहता है। और यहाँ पर जितने भी जहाज आते जाते हैं उन्हें अपने हेडलाइट को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है रात को, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में प्रकाश का निर्माण होता है कि ये पूरा एरिया जो होता है वो उजाला से भर जाता है, पूरा एरिया जो है वो लाइट से भर जाता है बस इस एक ज्वालामुखी के कारण। इसीलिए इसे एक तरह से बोल सकते हैं भूमध्य सागर का या बोल सकते हैं कि यूरोप का लाइट हाउस भी कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को यूरोप का लाइट हाउस कहता है या फिर भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है, उसका नाम है स्ट्रम्बोली। उसके जस्ट करीब में जो इटली के क्षेत्र में आता है वहाँ पर एक एटना नामक ज्वालामुखी है जो अभी भी सक्रिय है और इटली की सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी एक है में से एक इसे माना जाता है। देखिए, ये ज्वालामुखी जिस तरह से एक्टिव है इसमें बहुत अधिक मात्रा में बोल सकते हैं कि चूने पत्थर और कई प्रकार की ऐसी संपदाएं पाई जाती हैं जो इटली के साथ जो है अन्य देशों का व्यापारिक संबंध को स्थापित करता है।
उसके जस्ट ऊपर में जाए तो विसुवियस नामक एक सुसुप्त ज्वालामुखी मिलता है, जो बोल सकते हैं कभी भी उद्गार हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। ये जो बोल सकते हैं विसुवियस नामक जो एक यूरोप का इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है, इसे सुसुप्त श्रेणी में रखा गया है। इसमें थोड़ी मात्रा में कभी कभी कुछ एक्टिविटी दिखती है, लेकिन वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये आने वाले 50 से 60 साल के अंदर ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। और जब ये एक्टिव होगा तो इसका जो पावर होगा इन दो ज्वालामुखी से अर्थात स्ट्रोम्बोली और एटना से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। इसलिए इस क्षेत्र के लगभग 200 किलोमीटर तक एक भी घर को बनाना एकदम बोल सकते हैं प्रतिबंधित है। यहाँ पर सरकार ने 200 किलोमीटर के जो पूरा वर्गाकार क्षेत्र है वहाँ पर किसी को भी घर बनाने से या बोल सकते हैं नो मैन जोन बनाया हुआ है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति 200 किलोमीटर के एरिया में कोई भी घर नहीं बना सकता है। और ये जो विश्वसीय या विसुवियस नामक जो ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, ये इटली में है। अब यदि हम लोग रूस की तरफ जाएं तो रूस में एक ज्वालामुखी जो है वो बहुत ही प्रख्यात है, जिसका नाम है बेंजियामियानी। देखिए बेंजियामियानी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो एक्टिव ज्वालामुखी है और अभी भी ये रूस के कई क्षेत्रों को बोल सकते हैं प्रतिबंधित रखा हुआ है और ये रूस की सबसे मुख्य ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। यदि हम लोग एशिया में आते हैं, एशिया के निचले क्षेत्र में आते हैं जहाँ पर हमें अपना भारत दिखता है, तो वहाँ पर दो ज्वालामुखी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें एक नारकोडम है जो सुसुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन इसका भी हाल कुछ जो है वो कुछ विश्वसीय नामक बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं किलिमंजारो में जो स्थित ज्वालामुखी है उसके जैसा है। कई वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये पूरी तरह मृत है और आने वाले टाइम में इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसमें एक्टिविटीज़ होंगी और ये आने वाले 100 साल में फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर से जो है वो भारत के जो लक्षद्वीप और जितने भी बोल सकते हैं अंडमान निकोबार का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी के रूप में निर्माण होगा। और दूसरा जो भारत का इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है वो है बैरन, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है और ये जो है ये अभी तक का भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी में से प्रख्यात है। यदि अब हम लोग थोड़े आगे जाएं, जहां पर हमें जापान का क्षेत्र, फिलीपींस का क्षेत्र मिलता है, वहां पर भी जो है दो ज्वालामुखी बहुत एक्टिव है। जहां फिलीपींस में माउंट पिनाटुबा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा ज्वालामुखी का निर्माण करता है, जो फिलीपींस का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और प्रशांत महासागर में अभी तक ये बहुत दिनों से या बोल सकते हैं लगभग 1000 साल से भी पुराना एक ज्वालामुखी है जो अभी भी एक्टिव है। दूसरा जो है वो जापान की फ्यूजिया नामक स्थान में एक ज्वालामुखी है जो सुसुप्त है और आने वाले समय में ये ज्वालामुखी जो है वापस एक्टिव हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये जितने भी ज्वालामुखी हैं वो हमारे पूरे बोल सकते हैं पृथ्वी के मुख्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि हम लोग अंटार्कटिका के क्षेत्र में आए तो अंटार्कटिका में इरेबेस कहा जाता है। ये ज्वालामुखी भी अभी भी एक्टिव है, लेकिन इसमें जो घटनाएं होती है वो उतनी ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है। मतलब ये 2 साल 5 साल में कभी कभार जो होता है इसमें छोटे छोटे बोल सकते हैं कि ब्लास्ट होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर अमेरिका ने अपने मानव बस्ती को बसाने का प्रयास किया है, जो यहाँ से गर्मी रिलीज होती है। अर्थात जो अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत अधिक ठंड है, जहाँ पर इंसान का रहना संभव नहीं है। तो उन क्षेत्रों में रहने के लिए वैज्ञानिकों ने अर्थात अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ऐसे कार्य किए हैं जहाँ पर मानव बस्तियों को बसाया जा सके। और उसका बसाने का मुख्य स्रोत जो है ये इरेबेस नामक ज्वालामुखी है, जिसकी गर्मी से लोग यहाँ पर रह सकते हैं। यदि आगे की ओर जाएं तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से जो पूरा पृथ्वी है, जो पूरा अर्थ है, इसमें ज्वालामुखी जो है कहां कहां कैसे फैले हुए हैं ये आज आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा। और कई ऐसे ज्वालामुखी हैं, लेकिन जो मुख्य ज्वालामुखी था मैंने आज आपको उसके बारे में बताया है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने जान लिया होगा कि ज्वालामुखी क्या होता है और यह विश्व के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। आशा करते हैं कि ज्वालामुखी के इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।